हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ा था। वहाँ हमने देखा कि क्या बेसिक कंपोनेंट्स हम इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरली यूज़ करते हैं, पावर कंजम्पशन क्या होता है, किस तरीके से पावर कैलकुलेट की जाती है और एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है, कंजम्पशन एनर्जी का कैसे कैलकुलेट किया जाता है डिफरेंट अप्लायंसेस के लिए, क्या रेटिंग होती है, डिफरेंट सिग्नल्स के बारे में। और ये देखा था कि किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप आगे इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है आपका इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर। ओके, तो ये तीन मटेरियल्स हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि हम कौन सा मटेरियल इसमें से यूज़ करते हैं फॉर आईसी फैब्रिकेशन, मींस इंटीग्रेटेड सर्किट फैब्रिकेशन, या फिर हम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में किस तरीके के मटेरियल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्यों प्रेफर करते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरीके से वो वर्क करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आने वाले लेक्चर्स में आगे पढ़ेंगे। तो बेसिक अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे तीन कैटेगरीज में अपने डिफरेंट मटेरियल्स को डिवाइड कर रहे हैं। पहला है आपका इंसुलेटर, सेकंड सेमीकंडक्टर और थर्ड है आपका कंडक्टर। तो ये बेसिक हम सबको पता है कि इंसुलेटर वो मटेरियल्स होते हैं जो कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, मतलब कि जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती, लाइक आपका रबड़, प्लास्टिक, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। ओके, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो अभी हम इनके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। आई होप ये आपको नहीं मालूम होगा, या आपको पता होगा तो बेसिक से पता होगा, क्योंकि जनरली हम दो ही चीज़ें पढ़ते हैं बेसिक साइंस में, कि कंडक्टिंग मटेरियल एंड नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। तो नॉन कंडक्टिंग में आपके इंसुलेटर आ जाते हैं और कंडक्टिंग मटेरियल्स में आपके कंडक्टर्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। ओके, तो अगर हम थर्ड कैटेगरी की बात करें तो वो है आपकी कंडक्टर। क्लियर। अब देखिए यहाँ सेमीकंडक्टर में आपको डिफरेंट टाइप के फिगर में यहाँ देखिए डिफरेंट चिप्स दिखाई दे रही होंगी, यहाँ रेजिस्टर दिखाई दे रहे होंगे, डायोड्स हैं, डिफरेंट आईसीज हैं। वो सब आपकी किस कैटेगरी में आती हैं? सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में। तो अगर हम बात करें कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन की, तो डिफरेंट डेफिनेटली कंडक्टर्स आर मटेरियल्स दैट हैव वेरी लो वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो आप कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स होता है, लाइक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही फास्ट होता है, तो इसलिए दे आर गुड कंडक्टर। ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, चार्ज का फ्लो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। तो डेफिनेटली अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो रेसिस्टिविटी क्या होगी? कम होगी। ओके, तो इनकी रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है। दिस लो वैल्यू अलाउज देम टू इजीली पास एन इलेक्ट्रिक करंट, जैसा कि मैंने आपसे कहा। क्लियर। इंसुलेटर ऑन द अदर हैंड आर द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द कंडक्टर्स। क्लियर। तो ये जस्ट क्या होते हैं? कंडक्टर के अपोजिट होते हैं। इन विच सेंस? इन द सेंस ऑफ कंडक्टिविटी। तो इनकी रेसिस्टिविटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी हम आगे समझेंगे कि कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी क्या होता है। यहाँ पर हम ये समझते हैं कि कंडक्टिविटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके रेसिस्टिविटी की। तो C फॉर कंडक्टिविटी एंड R फॉर रेसिस्टिविटी, इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एक चीज अगर आपकी रिड्यूस होगी, कम होगी, अगर उसकी वैल्यू लो होगी, तो डेफिनेटली दूसरे की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। ओके, तो दे आर मेड ऑफ मटेरियल्स जनरली नॉन मेटल्स। तो इंसुलेटर में सारे सारे नॉन मेटल्स आते हैं आपके। एंड दे हैव वेरी फ्यू, और वी कैन से फ्री, वेरी मींस नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो आप कह सकते हैं कि बहुत ही कम होते हैं या फिर ना के बराबर होते हैं, floating about within their basic atomic structure, because the electrons in the outer valence shell are strongly attracted by the positively charged inner nucleus। तो अब ये सारी कहानी अभी हम समझेंगे। अभी हम जनरल क्लासिफाई कर रहे हैं कि जो कंडक्टिविटी शो नहीं करते वो इंसुलेटर होते हैं, और जो करते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं सेमी कंडक्टर की। तो इंसुलेटर और कंडक्टर, तो देखिए क्या था कि इंसुलेटर तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। ओके, लेकिन कंडक्टर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कर रहे थे। तो अब हम इसके बीच की अगर बात करें तो वो जो मटेरियल्स होते हैं वो होते हैं आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल। ओके, और सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या होते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी होती है कि हम विद द हेल्प ऑफ डोपिंग, यानी कुछ इम्प्योरिटी ऐड करके इन टाइप के मटेरियल्स में इनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर। तो आगे हम समझेंगे कैसे। तो डेफिनेशन अगर हम देखें सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर इज अ सब्सटेंस
that has specific electrical properties that enable it to serve as a foundation for computers and other electronic devices. It is typically a solid chemical element or compound that conduct electricity under certain condition. ओके, तो यानी कि कुछ कंडीशंस हैं जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स कंडक्टिविटी शो करते हैं। ओके, तो एक हिंट अगर मैं आपको दूं कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स या आने वाले सेमेस्टर में हम इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, डिजाइनिंग से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वहां पर हम सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स का ही यूज करते हैं, क्योंकि सेमी कंडक्टर मटेरियल्स ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं कि हम इनकी रेसिस्टिविटी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग, या फिर आप कह सकते हैं कि इनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ डोपिंग। क्लियर? तो डोपिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। तो देखिए ये डिफरेंट टाइप के सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं। ओके, सो आप कह सकते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर, डिफरेंट आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ट्रांजिस्टर, डायोड, मॉसफेट, रेसिस्टर, कैपेसिटर, ये सब आपके क्या हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं। अब हम बात करते हैं कि रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, क्योंकि अगर आप कहीं भी किसी भी कंपोनेंट के स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, ओके, तो आप किस टर्म्स में कहेंगे कि इस डिवाइस की, इस मटेरियल की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है या इसकी रेसिस्टिविटी बहुत अच्छी है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी इंसुलेटर के केस में आपने क्या कहा कि इनकी रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, कंडक्टर्स की रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है। ओके, तो ये दो टर्म हैं जो जनरली यूज किए जाते हैं फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स, and they are electrical resistivity and second one is electrical conductivity. Okay, so electrical resistivity, this is also called specific electrical resistance, is a fundamental property of a material that measures how strongly it resists electric current. तो किस पावर से, कितनी अच्छी तरीके से वो इलेक्ट्रिक करंट को रेसिस्ट कर रहा है, ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को दर्शाता है। और किन टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। A low resistivity indicates a material that readily allow electric current। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर उसकी रेसिस्टिविटी कम है तो यानी कि वो कम रेसिस्ट कर रहा है। देखिए वर्ड से ही समझ में आ रहा है, रेसिस्ट करना मतलब कि रोकना। जैसे हम रेसिस्टेंस पढ़ते हैं ना, तो रेसिस्टेंस क्या करता है, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स को अपोज करता है, रोकता है। तो वही उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है जैसी, जिसे कहते हैं आप रेसिस्टिविटी। तो कितना अच्छी तरीके से रोक रहा है उसे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी बोला जाता है। इसकी यूनिट होती है रो। ओके, ये इसका सिंबल है एंड इसकी जो यूनिट है, दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। क्लियर? तो ये टर्म मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, या कोई न्यूमेरिकल आएगा उसकी यूनिट क्या है, या आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। ओके, सो दैट इज ओम मीटर, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको, रो से। चलिए नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। तो अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो जैसे मैंने आपको अभी पहले समझाया था कि इट इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। तो इट रिप्रेजेंट्स अ मटेरियल्स एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आपको क्या समझाता है कि कितने अच्छी तरीके से चार्ज कैरियर्स का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को उस मटेरियल में हम मूव करा पा रहे हैं। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से, एंड इसकी जो यूनिट है दैट इज सीमेंस पर मीटर। तो ये दो चीजें आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ इसकी यूनिट क्या है, ओके, दोनों की, और इनको किस सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, चलिए एक इंटरेस्टिंग सा फिगर है ये जो कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो सेमीकंडक्टर, आपके जो मटेरियल्स होते हैं उनकी रेसिस्टिविटी किस रेंज से लेके कहाँ तक लाई करती है। ओके, लाइक जैसे कंडक्टर्स हैं, तो कंडक्टर की रेसिस्टिविटी का बाहर इन्होंने दे रखा है 10⁻⁻8, मीन्स बहुत ही कम वैल्यू है। ओके, अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर का नंबरिंग इन्होंने की है 10⁻7 से 10⁻9, तो यानी कि बहुत ज्यादा रेसिस्टिविटी है। और बीच में इन्होंने ब्रैकेट दिया है
10⁻⁻6 से 10⁻7। ओके, तो इतने बीच में जो आपके मटेरियल्स हैं वो रेसिस्टिविटी बहुत कम और बहुत ज्यादा भी रिप्रेजेंट, यानी कि आप इन मटेरियल्स की रेसिस्टिविटी को वेरी कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया, डोपिंग करके। ओके, सो डोपिंग करके हम इनकी रेसिस्टिविटी को चेंज कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम कंडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो कई बार जनरली आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेमीकंडक्टर की रेसिस्टिविटी कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, या फिर ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं जिनकी कंडक्टिविटी को हम चेंज कर सकते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स। ओके, अब ऐसा क्यों होता है? क्यों सिर्फ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स ही? अब जैसे देखिए, इसका नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, सेमी कंडक्टर। ओके, यानी कि ना वो बहुत अच्छे कंडक्टर हैं, ना वो बहुत अच्छे इंसुलेटर हैं, वो कहीं बीच में लाई कर रहे हैं, और वो चार्ज कैरियर्स के फ्लो को मूव कर मतलब कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इस थ्योरी को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। ओके, कि कैसे एक क्रिस्टल फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ सम मटेरियल। और सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की अगर हम बात करें तो हम सिलिकॉन एटम को कंसीडर करते हैं। तो किस तरीके से सिलिकॉन एटम को हम सिलिकॉन क्रिस्टल अगर हम बना रहे हैं तो हम कैसे उसको यूज करेंगे, और एक सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर की अगर हम बात करें तो किस तरीके से डिफरेंट एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो कैसे आपस में कंबाइन हो जाते हैं, और वो डिफरेंट लेवल्स जो हैं वो एक बैंड बन जाते हैं, और कैसे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की बात इस पिक्चर में, यहाँ पे इस कहानी में आपको दिखेगी। ओके, आई होप ये बात समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। मैंने आपसे ये कहा कि यहाँ पर हम ये समझेंगे इस एनर्जी बैंड डायग्राम की हेल्प से कि कैसे हम सिलिकॉन एटम को यूज करके सिलिकॉन क्रिस्टल बनाएंगे, एंड देन सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर या किसी भी मटेरियल के अंदर, वो आपका कंडक्टिंग मटेरियल भी हो सकता है, वो आपका इंसुलेटिंग मटेरियल भी हो सकता है। तो किस तरीके से डिफरेंट लेवल्स जो हैं एनर्जी की, या फिर एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, और किस तरीके से वो कंबाइन होके बैंड फॉर्मेशन करते हैं, और कैसे हमें ये कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड यहाँ पर मिलते हैं। तो देखिए, एक इस पिक्चर को आप अपने माइंड में कैप्चर कर लीजिए, आगे आपको यूज आएगी ये। तो देखिए, अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो आपको यहाँ पर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दिख रहे हैं। एनर्जी टर्म्स वाई एक्सिस पे अगर हम देखें तो एनर्जी है। ओके, एक्स एक्सिस पे आपकी डिस्टेंस होती है, अभी हम आगे देखेंगे। और यहाँ आपको दिख रहा है कि बहुत ज्यादा गैप है इन दोनों के बीच में। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो एक गैप है ये बहुत ज्यादा है। क्लियर? अभी इतना समझिए। अगर आप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स के साथ आए तो देखिए, यहाँ वाई एक्सिस पे एनर्जी है, यहाँ पे डिस्टेंस होती है, अभी देखेंगे ये डिस्टेंस क्या होती है। और यहाँ पे कंडक्टर और मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप है वो थोड़ा कम है। क्लियर? अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों क्या है, आपस में मर्ज हैं एक दूसरे के साथ। ओके, तो अगर दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हैं, अब आप इसको इस तरीके से समझिए। फॉर एग्जाम्पल, कि वैलेंस बैंड में अभी हम समझेंगे कि वैलेंस बैंड में क्या होता है, कंडक्शन बैंड में क्या होता है। वैलेंस बैंड में आपके क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अगर हम कंडक्टर की बात करें तो देखिए, जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाएंगे तब आपका चार्ज कैरियर फ्लो होगा, यानी कि करंट फ्लो होगा। तो देखिए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर हम कहें कि यहाँ बहुत ज्यादा गैप है ऊपर जाने के लिए, तो यानी बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। यहाँ कोई गैप ही नहीं है, इसका मतलब कोई एनर्जी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब आपके जो कंडक्टर्स होते हैं वो इसीलिए अच्छे कंडक्टिंग मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए। इंसुलेटर में आप देखिए बहुत सारा गैप देख रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है इन इन इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए। क्लियर? अभी मैंने सेमीकंडक्टर को आपको नहीं समझाया, बस जस्ट ये समझा दिया कि इंसुलेटर क्यों इंसुलेटर कहलाते हैं, क्यों वो कंडक्ट नहीं करते हैं। मेटल्स यानी कंडक्टर्स
कंडक्शन क्यों करते हैं, क्यों उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। चलिए अब हम इस पूरी स्टोरी को, इस कहानी को विद द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम समझते हैं। ओके, तो ये ओवरऑल आउटपुट था जो हमें मिलेगा बाद में, जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं अभी। जस्ट आप इस पिक्चर को, अब इस इमेज को कैप्चर करिए अपने माइंड में। अब देखिए होता क्या है, ये आपका एक सिलिकॉन एटम है। आपको मालूम है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2 plus 2 4, 10, 2 and then 3p2। ओके, तो आई होप ये आपको पता होगा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ी है ये चीजें, किस तरीके से आप 1s2 डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन यूज करके आप इनको फॉर्म करते हैं। ओके, नाउ सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2। थर्ड लेवल, सेकंड लेवल, फर्स्ट लेवल, जो यहाँ इस फिगर में दिखाया गया है। 2 plus 2 4, 6 plus 4 10 एंड प्लस 4 इज 14। देखिए 1s2 फर्स्ट लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सेकेंड लेवल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सो 2 plus 6 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एंड देन थर्ड लेवल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 एंड 4। तो ये थर्ड लेवल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर आप सबको पता होगा, आपने 12th में पढ़ा है। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा कि फॉर एग्जाम्पल सपोज आप एक सिंगल स्टूडेंट हैं। ओके, आपको एक क्लास बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, सो एक क्लास के अंदर जब बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे तब वो क्या बन जाएगी, एक क्लास। तो इसी तरीके से अगर मुझे एक सिलिकॉन क्रिस्टल बनाना है, तो उस सिलिकॉन क्रिस्टल को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स को लाना पड़ेगा। ओके, बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स जब आएंगे तब वो क्रिस्टल बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हम बात कर रहे थे सिलिकॉन एटम की, इन लेवल्स की। तो अगर मैं इन एनर्जी लेवल्स को ड्रॉ करूं तो वो कैसे बनेंगे, 3s2, 3p2। क्लियर, यही होगा इनका एनर्जी लेवल। सो 1s2 फर्स्ट लेवल, सेकंड सेकंड का 2p6, देन 3s2, देन 3p2। क्लियर। अब क्या होगा कि ऐसे ही एनर्जी लेवल एक सिलिकॉन एटम के पास होंगे, ऐसे ही एनर्जी लेवल दूसरे सिलिकॉन एटम के पास होंगे। क्लियर, ऐसे ही थर्ड के पास, ऐसे ही फोर्थ के पास। तो सपोज एक क्रिस्टल में मैंने कहा फॉर एग्जांपल 100 सिलिकॉन एटम्स हैं। ओके, वो नंबर बहुत ज्यादा होगा, मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। तो इसका मतलब 100 सिलिकॉन एटम्स हैं, उनके पास इतने सारे एनर्जी लेवल्स हैं हर सिलिकॉन के पास, और वो बिल्कुल पास पास हैं। देखिए वो क्या है, बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में है। तो क्या होता है कि जब ये सारे सिलिकॉन एटम्स, जिनके अपने डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, एक क्रिस्टल फॉर्म करते हैं, तो जैसे जैसे हम उनके बीच की डिस्टेंस को कम करते जाते हैं। ओके, क्या कर रहे हैं हम, फॉर एग्जांपल सपोज आप इसको ऐसे समझिए कि सपोज यहां पर एक सिलिकॉन एटम है, एक सिलिकॉन एटम यहां रखा हुआ है, इसके अपने एनर्जी लेवल्स हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। क्लियर। अब आप क्या कर रहे हैं, जब आप क्रिस्टल बना रहे हैं तो बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स और आ रहे हैं, और आए, ये और पास आते जा रहे हैं। तो ये अगर ये पास आ रहे हैं तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अब देखिए इसको, देखिए इस फिगर को, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, यानी कि दो एटम्स के बीच की स्पेसिंग। तो अगर हम उस स्पेसिंग की बात करें तो हम क्या होगा, देखिए ये 0 से x, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ेगी, ये इंटर इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस है, तो ये इस एक्सिस में बढ़ रही है। लेकिन जैसे जैसे ये रिड्यूस होगी तो ये रिवर्स डायरेक्शन में क्या हो रही होगी, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या है, जब हम बहुत ही कॉम्पैक्ट ला रहे हैं, मतलब बहुत पास पास हैं वो सिलिकॉन एटम। क्लियर। तो क्या होगा,
जब बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स किसी सिलिकॉन क्रिस्टल में पास पास होते हैं तो उनके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो आपस में मर्ज हो जाते हैं। ओके, अब कौन से लेवल पहले मर्ज होंगे? जो ज्यादा दूर हैं। क्लियर? तो देखिए, सिलिकॉन एटम की अगर बात की जाए तो देखिए ये वाली जो लेवल है, थर्ड लेवल 3s2 3p6, ये न्यूक्लियस से बहुत दूर है। पास कौन है? फर्स्ट लेवल। क्लियर? तो देखिए ये डिस्टेंस जब रिड्यूस हो रही है तो देखिए सी पे कोई पॉइंट है सी, वहां पे क्या हुआ, 3s2 और 3p2 यानी कि डिफरेंट सिलिकॉन एटम्स के जो 3s और 3p के लेवल्स थे उन्होंने आपस में मर्ज होना स्टार्ट कर दिया। क्लियर? अब अगर हम डिस्टेंस b की बात करें यानी किसी पॉइंट b पर हम देखें तो वो बिल्कुल ही आपस में मर्ज हो गए, लेकिन 2p 2s 1s अभी भी मर्ज नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के बहुत पास हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ सपोज एक और सिलिकॉन एटम है, यहाँ पे एक सिलिकॉन एटम, तो ये 1s 2s 2 और थर्ड लेवल, तो देखिए ये लेवल और ये लेवल, क्यों? क्योंकि ये लेवल तो बहुत पास है अपने न्यूक्लियस के, तो इसके बीच जो फोर्स है वो ज्यादा है, ये फ्री हैं। क्लियर? ये दूर हैं तो ये ज्यादा फ्री हैं इन कंपेयर टू दिस फर्स्ट लेवल। तो इसी तरीके से तीसरा सिलिकॉन एटम है, उसका तो 3s है। तो ये जो लेवल्स हैं एनर्जी के, ये सेम लेवल है, इनका जो लेवल है डिफरेंट एटम्स का वो क्या है? सेम है। तो ये सारे लेवल्स जो हैं वो आपस में मर्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब आप और डिस्टेंस को कम करते हैं कंसीडरिंग में, जब कंसीडर करते हैं तब जाके ये लेवल्स भी आपस में मर्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स के डिफरेंट लेवल्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे भी इस फिगर को ऐसे ही समझाया गया है, द स्प्लिटिंग ऑफ एन एनर्जी स्टेट इनटू अ बैंड ऑफ अलाउड एनर्जी। ओके, क्लियर? चलिए, तो अब यहाँ तो मैंने आपको ये बताया कि ये एनर्जी बैंड आपस में क्या होने लग गए? कंबाइन होने लग गए। ओके, तो क्या होता है कि जब हम डिस्टेंस और कम करते हैं, एक जैसे आप सपोज अगर ए डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि एक लेवल एनर्जी बैंड मतलब एक बैंड फॉर्मेशन हो रही है, वो क्या कहला रही है? आपकी कंडक्शन बैंड, तो उसको बोला जाता है कंडक्शन बैंड। और एक एनर्जी बैंड फॉर्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। ओके, सो ऑटोमेटिकली ये दो एनर्जी बैंड्स बन गए और उनके बीच में यहाँ पर कोई भी एनर्जी लेवल नहीं है। ओके, तो आप इसको ऐसे समझिए, ये कंडक्शन बैंड बन गया आपका, उसके बाद ये आपका वैलेंस बैंड बन गया और यहाँ पे कोई भी एनर्जी लेवल नहीं है, नो एनर्जी लेवल। क्लियर? ठीक, तो यही जो चीज जो मैं आपको फर्स्ट फिगर में यहाँ शो कर रहा था, ये वही चीज है। तो दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड और ये वो बैंड गैप है। क्लियर? आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे की कहानी समझते हैं। अब होता क्या है कि आपने सिलिकॉन एटम की बात की, तो सिलिकॉन एटम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 40। आपको बाहर क्या दिखा? 3s2 एंड 3p2। तो देखिए 3s2 और 3p2, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है इनकी? 3s2 एंड 3p6। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है 8 इलेक्ट्रॉन्स की। अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। ओके, यानी 4 इलेक्ट्रॉन और हो सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि 3s2 और 3p2 अभी जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब हम इसको ऐसे समझते हैं कि देखिए जैसे आपने जो फिगर देखा था वो कुछ इस टाइप से था। ओके, क्लियर? इस टाइप का कुछ फिगर था ये। तो ये आपका कंडक्शन बैंड है एंड दैट इज योर वैलेंस बैंड। चलिए, अब आपके अभी जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है
आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे, एक अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझे तो हमें बहुत सी तरीके से समझ में भी आ जाएगा और हमें याद भी रहेगा। जैसे अगर हम अपनी खुद की बात करें तो हम हमेशा किस एनर्जी स्टेट में रहना चाहते हैं? हम एक ह्यूमन नेचर है कि हम काम नहीं करना चाहते हैं, तो हम हमेशा लोअर एनर्जी स्टेट में रहना चाहते हैं कि हमें कोई काम नहीं करना पड़े, मतलब कोई हमसे कुछ ना कहे तो हमें, मतलब अगर कोई कुछ नहीं कह रहा है तो मैं कुछ ना करूं, यानी कि मैं इनर्ट रहूं। ओके, हाँ, कोई कुछ कहेगा, मुझे एक्सटर्नल फोर्स देगा, मुझसे बार बार कहेगा कि आपको ये करना है, तो हाँ शायद मैं कुछ करूंगा। ओके, तो वही एग्जाम्पल हम यहाँ अप्लाई करते हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल हमारी तरह हैं और ये क्या चाहते हैं कि इन्हें कुछ ना करना पड़े। ओके, अच्छा, करना क्या पड़ता है इलेक्ट्रॉन्स को? कंडक्शन, डेफिनेटली। ओके, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, यानी कि उसको मूव करना पड़ेगा। तो अभी ये क्या चाह रहा है कि ये बैठा रहे, तो ये कहाँ बैठ जाते हैं ये चार इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस बैंड में। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए आपके? वैलेंस बैंड। ओके, हो कितने सकते थे? 8। तो यानी कि 4 की पॉसिबिलिटी अभी कहाँ पर है? कंडक्शन बैंड। ओके, मतलब पॉसिबिलिटी इन द सेंस कि 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन कितने हैं? 4 हैं। तो हुआ क्या कि आपके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे, वो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए आपके? वैलेंस बैंड। ओके, और जो कंडक्शन बैंड है वो आपका पूरा क्या रहा? एम्प्टी। क्लियर? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कंडक्शन बैंड क्या होता है? जहां पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है अभी। ओके, या फिर आप कह सकते हैं कि वो बैंड जो आपके कंडक्शन को प्रिफर, मतलब ऑपरेट करता है, जहां पे कंडक्शन आपका होता है। और कब होता है? जब आपके वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? मूव करके कंडक्शन बैंड। ओके, तो मैं आपको इससे ये समझाना चाह रहा हूं, जो मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल दे रहा था, कि आपके वैलेंस बैंड में क्या रहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आप एनर्जी देंगे तो ये मूव कहाँ करेंगे? कंडक्शन बैंड। और आपका कंडक्शन बैंड जो क्या रहेगा? वो रहेगा आपका एम्प्टी। ओके, इस फिगर को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करके देखें सही तरीके से, तो देखिए यहाँ पर, तो ये फिगर क्या कहता है? ये फिगर समझाता है कि आपके पास 4n, जैसे मैंने आपको बताया 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो देखिए 6n स्टेट 3p की, ओके, और 2n स्टेट 3s की। क्लियर? तो कितनी हो जाएंगी आपकी? 6n स्टेट्स, सॉरी 8n स्टेट्स, और उसमें से 2n इसके फ्री है, मतलब 3p2। 3p2 हो कितने सकते थे? 3p6। तो ये 6 जो है वो लिखा हुआ है 6n स्टेट्स, 3p2 मतलब कि 2n इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही आपका 3s2 का मतलब क्या हुआ? 2n स्टेट्स। ओके, और पूरा का पूरा फिल है, तो 2n इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल स्टेट्स कितनी हुई? 8n स्टेट्स। और बट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं मेरे पास? 4n इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो ये 4n इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाते हैं? आपके नीचे वाले बैंड पे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि हम लोअर स्टेट में रहना चाहते हैं, तो वो भी कहाँ चले जाते हैं? लोअर स्टेट में, लोअर एनर्जी स्टेट में। और ऊपर आपके कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो ऊपर वाला जो बैंड होता है दैट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, और जो लोअर बैंड होता है दैट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, कहाँ बैठ गए? वैलेंस बैंड में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, एक बैंड फॉर्मेशन हुआ और वो कहाँ चले गए? वैलेंस बैंड। क्लियर? तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं वैलेंस बैंड क्या होता है। कंडक्शन बैंड दैट विल कंडक्ट, अगर वहां पे अवेलेबिलिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तो। ओके, तो जो भी मैंने आपको समझाया अभी, कि किस तरीके से 14 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सिलिकॉन एटम में, उनको हम कैसे डिवाइड करते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में, जब हम डिस्टेंस को रिड्यूस करते हैं तो किस तरीके से वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स कंबाइन होकर एक बैंड फॉर्मेशन कर लेते हैं, और वो बैंड, दो बैंड्स कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड कहलाते हैं। वैलेंस बैंड में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जब आप एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं, ओके, तभी आपके चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, और वो कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो देखिए, ऐसा मेटल के केस में क्यों नहीं होता है? ऐसा मेटल केस में इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों आपस में मर्ज होते हैं।
तो इतनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी होती है कंडक्टिंग मटेरियल्स में कि जब हम उनका क्रिस्टल फॉर्म करेंगे, अगर हम ऐसे एटम्स लें जो कंडक्टिविटी शो करते हैं और उनके हम बैंड फॉर्मेशन करेंगे, तो क्या होगा कि जब वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आपस में मर्ज होते हैं तो वो कोई एनर्जी गैप ही नहीं रखते हैं। ओके, वो कोई एनर्जी गैप नहीं रखते हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। क्लियर? इसीलिए रूम टेम्परेचर पे आपके जो कंडक्टर्स होते हैं वो अच्छी कंडक्टिविटी शो करते हैं। ओके, तो यहाँ पर सिंपल, जैसे मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं, तो आप इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। थ्योरी में आपके ये काम आएगा, एग्जाम में लिखने में। और बाकी तो मैंने आपको समझाया है, तो आप अपने वर्ड्स में भी इन सब चीज़ों को लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर डेफिनेशन आपको याद रखनी है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की। ये एनर्जी बैंड डायग्राम अगर आप याद कर सकते हैं, मतलब याद क्या करना है, मैंने आपको समझा दिया कैसे बन रहा है ये। तो ये वाला डायग्राम आपको आना चाहिए, किस तरीके से बैंड फॉर्मेशन होती है और किस तरीके से वैलेंस बैंड बनता है, कंडक्शन बैंड बनता है। क्लियर? तो हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बेसिक ब्रीफ दिया था कि कैसे ये बैंड बन रहे हैं, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। और मैंने कहा था कि अभी मैं सेमीकंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए, अब मैं सेमीकंडक्टर पे आता हूँ और मैं यहाँ से आपको एक चीज़ ये भी बता देता हूँ कि अब हम ना इंसुलेटर की बात करेंगे और ना हम कंडक्टर्स की बात करेंगे। ओके, तो ये कंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम और इंसुलेटर का एनर्जी बैंड डायग्राम, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है, सेमीकंडक्टर पे। ओके, तो अभी मैंने आपको जो पूरी थ्योरी समझाई कि बैंड फॉर्मेशन कैसे होता है, दैट इज फॉर सिलिकॉन क्रिस्टल। तो सिलिकॉन क्या है, एक सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है, और वहां आपने देखा कि कैसे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड फॉर्म हो रहा था और उनके बीच में एक बैंड गैप था। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, कुछ एनर्जी देंगे। अब देखिए क्या है, अब सेमीकंडक्टर मटेरियल्स रूम टेम्परेचर पे कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक एनर्जी गैप है। ठीक है, अब जब तक आप इस वैलेंस बैंड के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी नहीं देंगे, तब तक ये कंडक्शन बैंड में मूव नहीं करेंगे और फ्री चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो यही एक प्रॉपर्टी है सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स की, कि आप इनकी रेसिस्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स पे। लाइक हम ये समझेंगे कि पी टाइप मटेरियल क्या होते हैं, एन टाइप मटेरियल्स क्या होते हैं, मींस डोपिंग क्या होती है, इम्प्योरिटी क्यों मिलाई जाती है। ओके, और उसके बाद फिर हम उनके डिफरेंट एनर्जी लेवल समझेंगे कि पी टाइप का एनर्जी लेवल क्या होता है, फर्मी लेवल क्या होते हैं, एनर्जी बैंड्स कैसे बनाए जाते हैं पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो आई होप आज मैं अभी थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ कि आपने क्या क्या पढ़ा। आज हमने ये समझा कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स क्या होते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम उन तीनों का हमने यहाँ पे समझा रखा है। देन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स पे हमने ज़्यादा फोकस किया, मतलब सारा फोकस हमने उसी पे किया। क्यों? क्योंकि वही हमको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में यूज करना है। मैंने सिलिकॉन क्रिस्टल का एग्जांपल लिया और आपको समझाया कि किस तरीके से सिलिकॉन क्रिस्टल में बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स होते हैं, और जब हम बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स को कंसीडर करते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस को, मतलब जब हम कंसीडर करते हैं कि उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम है और वो नियर टू जीरो जा रही है, तो बहुत सारे उनके जो अपर एनर्जी लेवल्स होते हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, एंड आफ्टर दैट दे विल फॉर्म कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। Okay, so valence band basically holds all the valence electrons, or there is no free electron in the conduction band. So I hope ये सारी थ्योरी आपको समझ में आई होगी। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िए। यही सारे कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे ही आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उनकी एनालिसिस, ये सारी चीजें समझ पाएंगे। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।